हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि किलर ने ओएनजो के डैड को पकड़ लिया होता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। बाहर से एयर होस्टेस गुजरती है तो वो पूछती है कि क्या हुआ है, क्या कुछ अंदर हो रहा है। किलर कहता है कि तुमने अपना वादा क्यों नहीं निभाया, तुमने कहा था कि वो मुझे ढूंढेगा और मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, आखिर कौन हूँ मैं, और तुम मुझे मेरी पहचान दो। फिर ओएनजो के डैड बाहर आ जाते हैं। एयर होस्टेस कहती है कि सर आप ठीक तो है ना, मैंने कुछ आवाज सुनी। तो वो बिना कुछ भी कहे वहाँ से चले जाते हैं। ओएनजो के डैड वापस से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं जो पूरी तरह से कांप रहे होते हैं। फिर ओएनजो को दिखाते हैं जो ड्राइंग करने के बाद रो रही होती है और कहती है कि जैसे ही मैंने सब कुछ ड्रॉ किया वो खुद ही हमारी दुनिया से गायब हो गया। फिर हमें हार्ट बीच पे पुलिस को दिखाते हैं। पुलिस को दो बॉडीज मिलती हैं और वो वही होती हैं जिन्हें किलर ने मारा था। फिर जिसके मोबाइल से किलर ने ओएनजो को कॉल की थी उसको भी दिखाते हैं, वो भी मर चुकी होती है। पुलिस उसको भी आकर देखती है। ओएनजो कहती है कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अब किसी की कोई मौत नहीं होगी। फिर ओएनजो की मॉम को दिखाते हैं जो ओएनजो के डैड के ऑफिस के बाहर आ जाती है। सुबह उनसे कहता है कि आप यहाँ पर ना रुकिए, गाड़ी को घुमाइए और यहाँ से चले जाइए। ओएनजो की मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। ओएनजो गायब हो जाती है और फिर कभी वापस भी आ जाती है। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ नहीं है। ओएनजो की मॉम गाड़ी से बाहर आ जाती है और कहती है कि मैं खुद देख लेती हूँ। सुबह कहता है कि मैम आप बाहर मत जाइए, वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन ओएनजो की मॉम कुछ भी नहीं सुनती तो सुबह भी उनके पीछे जाता है। ओएनजो की मॉम सुबह की गाड़ी को देखती है और कहती है कि वो तुम्हारी गाड़ी है ना, और गाड़ी की तरफ जाने लगती है। सुबह ने कहता है कि वहाँ मत जाइए, वहाँ खतरा है। ओएनजो की मॉम गाड़ी में देखती है तो वहाँ पर ओएनजो होती है। ओएनजो की मॉम कार का दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर ओएनजो बेहोश हुई होती है। सुबह भी देखता है और ओएनजो को देखने के लिए आगे आ जाता है। हमें कांगचुन को दिखाते हैं जिसके पास सिक्योरिटी होती है, जिसके पूरी तरह से ध्यान रखनी होती है। ओएनजो कहती है कि इसके बाद कहानी में से कोई भी कैरेक्टर कभी भी गायब नहीं हुआ। ओएनजो के डैड भी पहुंच जाते हैं जो टेंशन में होते हैं। फिर वो एक टैक्सी को लेते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। ओएनजो के डैड टैक्सी में बैठे हुए कॉमिक देते हैं और कहते हैं कि 4 वॉल्यूम एक ही रात में आ गए और ओएनजो को गोली मार के और वो कहीं से भी आ जाता है। फिर ओएनजो के डैड ओएनजो के मॉम के घर आते हैं, डोरबेल बजाते हैं तो ओएनजो की मॉम कहती है कि कौन है, तो वो कहते हैं कि मैं हूँ। ओएनजो की मॉम कहती है कि आखिर मैं कौन, फिर वो रियलाइज करती है कि ये तो ओएनजो के डैड। डोर ओपन करती है, कहती है तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तो सुना था कि तुम न्यूजीलैंड जा रहे हो। तो ओएनजो के डैड कहते हैं कि वो मैं जल्दी आ गया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओएनजो के डैड अंदर आते हैं तो ओएनजो की मॉम कहती है कि ये सब कुछ अचानक कैसे है। तो वो पूछते हैं कि ओएनजो कहाँ है। तो ओएनजो की मॉम कहती है कि वो अपने रूम में है, उसकी तबीयत तो अभी ठीक नहीं है। ओएनजो के डैड ओएनजो के पास आकर बैठते हैं तो उसकी मॉम कहती है कि वो पता नहीं कुछ ड्रॉ कर रही थी और इतने में वो बेहोश हो गई, इमरजेंसी में थी और मैं अभी से थोड़ी देर पहले ही घर लाई हूँ। आखिर कार के अंदर ही बैठ के क्या ड्रॉ करे, तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद ये कार से बाहर आकर गिर गई। सुबह में बहुत ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था और बहुत ही डरा हुआ भी था। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे तो लगा था कि तुम 1 महीना वहाँ पर रहोगे। ओएनजो की मॉम को एक कॉल आती है और वहाँ से चली जाती है। ओएनजो के डैड ओएनजो को देख रहे होते हैं। फिर उसके हाथ में अंगूठी देखते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरी पागल लगी है। ओएनजो के डैड को याद आता है कि जब वो टैक्सी में कॉमिक पढ़ रहे थे तो कांगचू ने ओएनजो को कुछ दिया था और जल्दी से उठते हैं और ओएनजो के कपड़ों में देखते हैं और वहाँ पर उन्हें पेन ड्राइव मिल जाती है। वो जल्दी से उसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ओएनजो गाड़ी में रो रही होती है कि मैंने इस सीक्वल के बारे में नहीं सोचा था। तो कांगचू लिखता है कि मिस्टर ओसुन, मैंने सुना है कि आप अभी जिंदा हैं और मैं भी जिंदा हूँ। मुझे जान के खुशी हुई कि आप बच गए, लेकिन मैं आपसे माफी नहीं मांग रहा। मैं माफी के लायक नहीं हूँ और आप इतने काबिल नहीं है कि आप मुझे माफ कर दें। और ये एक प्रपोजल है, माफी नहीं, कुछ ऐसा है जो हमें मिलकर एक साथ करना होगा। फिर कांगचू ओएनजो को लिफ्ट में दिखाया जाता है। जब ओएनजो लिफ्ट से जाने लगती है तो कांगचू कहता है कि रुको जरा ऊपर से टहल के आते हैं। फिर कांगचू कहता है कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी लिखा है मैं वो सब कुछ अपनाने वाला हूँ। अब मैं इन सबसे और नहीं भागूंगा। आपने मेरे लिए जो भी एंटिक लिखी है आप उसे ड्रॉ कर दें, और अगर आप ये अपने लिए नहीं कर सकते तो अपनी बेटी के लिए कीजिए और डब्ल्यू के लिए एक हैप्पी एंडिंग लिखिए। तो ये पढ़ने के बाद ओएनजो के डैड ओएनजो को देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ओएनजो नींद से उठ जाती है, अपनी मॉम को देखती है कि वो नीचे सो रही होती है। तो वो कहती है कि मॉम आप अपने रूम में क्यों नहीं सोई। तो वो कहती है कि तुम उठ गई और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। ओएनजो कहती है कि आप ऐसे जमीन पर क्यों सो रही हैं, इससे आपको तकलीफ होगी। तो ओएनजो की मॉम कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे। तो ओएनजो कहती है कि वो कब आए थे। तो उसकी मॉम कहती है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास। उन्हें तो न्यूजीलैंड में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पर 1 महीना पहले क्यों आ गई। फिर ओएनजो फिर रूम से बाहर आती है, अपने डैड को कॉल करने के लिए सेल्फी पकड़ती है, जिसको दोबारा से रख देती है और टाइम देखती है। टाइम 5 बज के होते हैं। तो ओएनजो कहती है कि रहने देती हूँ। ओएनजो जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही वो कांगचू के पास दोबारा से पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। ओएनजो कांगचू को देखती है और फिर इर्द गिर्द देखती है कि वो कहाँ पर है। ओएनजो कांगचू के पास आती है, उसको हाथ लगाने ही वाली होती है कि किसी आवाज से वो पीछे देखती है और दोबारा से अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है। ओएनजो इसकी वजह से सैड हो जाती है। फिर हमें कांगचू को दिखाते हैं जिसके पास बॉडीगार्ड और जनरल मैनेजर आते हैं। जनरल मैनेजर कहते हैं कि हमने 300 किलोमीटर के दायरे तक जितने भी ब्लैक बॉक्सेस हैं सबको चेक किया है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो कांगचू कहता है कि आप लोग यहाँ। तो जनरल मैनेजर कहते हैं कि डायरेक्टर कांग अब आपकी तबीयत कैसी है। तो कांगचू कहता है कि
मुझे बार-बार नींद आ रही है, इन्होंने ऐसे ही दवाई दी है। और अंजू कहती है कि उसके बाद वो सपना हमेशा के लिए मेरे ख्यालों में था, क्योंकि मैं कांचन को बहुत ही बार देख चुकी थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही पल के लिए। फिर अंजू कार पार करती है और अभी कार कर और ओपन करके बाहर आती है, इतने में वो दोबारा से कॉमिक वर्ल्ड में आ जाती है। और अंजू हॉस्पिटल में कांचन के रूम के बाहर खड़ी होती है, इतने में वहाँ पर नर्स आती है और कांचन के रूम में जाती है। तो अंजू कांचन को देखती है, कांचन भी अंजू को देखता है कि वो कौन है, और इतने में अंजू रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। फिर अंजू को पूछने के लिए जाना होता है प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम कैप नहीं पहनोगी? तो अंजू कहती है कि अरे हाँ मेरी कैप। प्रोफेसर अंजू की रिंग देखते हैं और कहते हैं कि अरे ये क्या वेडिंग रिंग है, क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? तुम ऑपरेशन के लिए इस रिंग को पहन के जाओगी और ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही है। दूसरे डॉक्टर भी कहते हैं कि अरे हाँ ये तो बहुत महंगी लग रही है, क्या तुमने कहीं से चोरी की है और क्या तुमने प्रोफेसर को बिना बताए शादी तो नहीं कर ली? तो प्रोफेसर कहते हैं कि अरे शादी करने के लिए एक लड़का चाहिए होता है, मैं इसकी भी शादी तय करने ही वाला था, लेकिन ये लगता है कि जिंदगी भर अकेली ही रहेगी। तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ प्रोफेसर। तो प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुमने मुझसे डांट नहीं खानी तो फौरन से अंदर आओ। तो अंजू कहती है कि सॉरी प्रोफेसर, मैं बस अभी आई। फिर अंजू उस डॉक्टर को भी ढूंढने लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और अंजू रिंग गुजारते हुए कहती है कि मैंने उसको तीसरी बार 2 वीक के बाद देखा और उसकी दुनिया में 2 महीने गुजर चुके थे। और अंजू की रिंग नीचे गिर जाती है और वो आगे जाने लगती है। और अंजू रिंग को पकड़ने के लिए उससे पीछे पीछे जाती है, तो रिंग कांचन के पास जाकर रुक जाती है और अंजू कांचन से टकरा जाती है। कांचन देखता है और कहता है कि मुझे माफ करना। और अंजू सिर्फ कांचन को देखने लगती है, तो कांचन कहता है क्या तुम ठीक हो? फिर कांचन नीचे से रिंग पकड़ता है और कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, और कहता है कि ये रिंग बहुत ही खूबसूरत है, और अंजू को वापस दे देता है। फिर इसके बाद कांचन को बॉडीगार्ड की कॉल आ जाती है, तो कांचन वहाँ से चला जाता है। कांचन बॉडीगार्ड के पास आता है और कहता है तुम इतनी लेट क्यों आए? तो बॉडीगार्ड कहता है कि ट्रैफिक में फंस गया था और मुझे बताओ क्या अब तुम ठीक हो? तो कांचन कहता है कि नहीं अभी दर्द है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि फिर 2 महीने यहाँ पर क्या कर रहे थे? कांचन अंजू को देखता है तो स्टिल उसे ही घूर रही होती है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये कौन है? तो कांचन कहता है कि मुझे नहीं पता, बस घूरे जा रही है और मैं इसे पहली बार देखा है। बॉडीगार्ड कहता है कि उसकी आंखों में आंसू हैं, कहीं पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिसका दिल तोड़ के आपने उसको छोड़ दिया होगा। कांचन उसकी बात सुनकर हंसता है और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। और अंजू अपनी रिंग को देखती है और रोते हुए कहती है कि कांचन को कुछ भी याद नहीं था, जैसा कि मैंने ड्रॉ किया था। हीरोइन जो रियल वर्ल्ड में आ चुकी होती है और वो बैठ के रोने लगती है। डॉक्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि अरे सुनो तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? और जो बहुत जोर से रो रही होती है कि सभी डॉक्टर्स और प्रोफेसर भी बाहर आ जाते हैं। फिर कांचन को दिखाते हैं कि जब कॉमिक उसने पढ़ी थी, और जो कहती है कि कांचन पूरी तरह से निराश था और जीने की तमन्ना वो खो चुका था। और फिर कुछ फ्लैशबैक्स को दिखाते हुए कहती हैं कि उसे जिंदा रहने के लिए प्यार की जरूरत थी और प्यार अब जा चुका था। फिर कांचन और बॉडीगार्ड जब जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गाड़ी के पीछे पुलिस लगी हुई होती है, तो कांचन भी उस गाड़ी के पीछे जाता है और आखिरकार उस गाड़ी वाले को पकड़ ही लेता है। और जो कहती है कि वो कांचन जिसे उसके फैंस जानते थे वो वापस आ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि उस गाड़ी में 2 चोर होते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं ये तो फिर से कांचन है, आखिर में दोनों एक साथ क्यों थे? जो कहती है कि हमारा हीरो जिसने कभी हार ही नहीं मानी थी वो वापस आ चुका था। फिर हमें सुबह को दिखाते हैं जो रेंजो के डैड के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। पहले तो वो अंदर जाने से हिचकिचा रहा होता है, लेकिन आखिरकार फिर अंदर चला ही जाता है। रेंजो के डैड से कहता है कि आपने बताया नहीं कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे, बाकी तो लेडीज को भी हफ्ता लगेगा आने में। तो रेंजो के डैड कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम दोनों ही खत्म कर सकते हैं। तो सुबह कहता है कि बॉस मैं तो अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, और बॉस सुनिए मैं तो ड्राइंग छोड़ने वाला हूँ और मुझे ये सब कुछ बहुत ही डरावना लगता है। मुझे तो तब से नींद भी नहीं आई जब से कांचन ने आपको यहाँ पर आके गोली मारी, और मुझे नहीं पता था कि मेरा ड्राइंग करना मेरी जान को खतरे में डाल सकता है, और मुझे जो समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं। तो एंजू के डैड कहते हैं कि स्टोरी को प्रॉपर एंड देने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तो सुबह कहता है कि बॉस मैं जरा शेप करके आता हूँ। तो बॉस कहते हैं कि मुझे डब्ल्यू के लिए एक हैप्पी एंडिंग चाहिए। तो सुबह कहता है कि हैप्पी एंडिंग? तो एंजू के डैड कहते हैं कि कांचन किलर को ढूंढ लेगा, उसको सजा देगा और कॉमिक की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, और अगर हमने ऐसा ना किया तो पता नहीं क्या होगा। तो सुबह कहता है कि आप किलर को मारने वाले हैं? तो एंजू के डैड कहते हैं कि उसने पहले ही 3 लोगों को मारा है और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकते, और वो बहुत ही खतरनाक खूनी है, अगर मैंने उसे बनाया है तो मैं ही उसे खत्म करूंगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर कांचन ने लिखा होता है कि खूनी को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको उसको कोई पहचान देनी होगी, किसी भूत की तरह नहीं एक इंसान की तरह, ताकि मैं उसे ढूंढ सकूं। मैं आपको अपने डब्ल्यू प्रोजेक्ट के सारे सस्पेक्ट्स की डिटेल भेज रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन 352 सस्पेक्ट्स हैं। आपको कोई ऐसा किरदार बनाना होगा जो इन सबसे मेल ना खाए, ताकि मैं उसको आसानी से ढूंढ सकूं और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर सुबह वो सारे पेपर्स लेकर आता है और एंजू के डैड आते हैं और कहते हैं तुम इन सबकी डिटेल को पढ़ो और इनकी हिस्ट्री को निकालो, वरना कांचन हम पर यकीन नहीं करेगा, और अगर कांचन को जरा सा भी शक हुआ तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सुबह कहता है कि आपने एक परफेक्ट क्राइम बनाया है, तो हम इसको कैसे खत्म करेंगे? हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन कुछ ना कुछ कमी जरूर रहेगी। तो एंजू के डैड कहते हैं कि बहुत सी चीजें हमारे पास नहीं है, तो किसी तरह की कोई भी हेल्प नहीं होगी, और हमें एक ऐसा चेहरा बनाना होगा जिससे कांचन का हम
हम पे शक न हो और वो उस बात पे आसानी से यकीन कर सके। और फिर अपनी ड्राइंग बुक को टेबल पर रखते हुए कहते हैं कि मुझे हमेशा से पता था। सुबह ड्राइंग बुक देखकर हैरान हो जाता है और अंजू के डैड कहते हैं कि ये एक ऐसा ही खतरनाक खूनी है जिस पर वो आसानी से यकीन कर सकता है। फिर हमें काउंसिल को दिखाते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है। जब वो घर आता है तो लेडी उससे नाश्ते के बारे में पूछती है तो काउंसिल कहता है कि मुझे 10 मिनट दो, मैं बस अभी आता हूँ। इसके बाद काउंसिल को जनरल मैनेजर की कॉल आती है। वो काउंसिल से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। काउंसिल कहता है कि अभी मैं होटल में ही हूँ। तो वो कहते हैं कि हमें एक लीड मिली है। उसके बाद काउंसिल जल्दी से ही जनरल मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। बॉडीगार्ड उसे बुलाता है तो काउंसिल कहता है तुमने तो कहा था कि हमें कुछ नहीं मिला है, पिछले 2 महीने से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो बॉडीगार्ड कहता है कि हाँ, हमसे एक चीज छूट रही थी। उस रात एक ट्रक बेकरी से आया था। फिर हम एक किलर को दिखाते हैं जिसे एक चेहरा मिल गया होता है। जनरल मैनेजर काउंसिल से कहते हैं कि अगर ये पुख्ता सबूत है तो मैं इसे अभी ही टेलीकास्ट करना चाहूंगा। फिर वो कहते हैं कि बस मुझे एक बार इसका चेहरा दिख जाए। फिर कैमरा में एक जगह वो लोग किलर को देख लेते हैं। उसके चेहरे पर जूम करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ओएनजू के डैड ने उसको कोई और चेहरा नहीं बल्कि अपना ही चेहरा दिया होता है। किलर को दिखाते हैं जो आईने में अपना चेहरा दिख रहा होता है। सुबोंग को दिखाते हैं जो ड्राइंग बुक पर देखकर कहता है कि ये इंसान तो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा है। तो एंजू के डैड कहते हैं कि हाँ, वो मैं ही हूँ। तो सुबोंग कहता है कि आप अपना चेहरा किलर को देना चाहते हैं। तो एंजू के डैड कहते हैं कि हाँ, अगर वो मैं नहीं होता तो वो यकीन न करता। और फिर वो याद करते हैं कि जब उन्होंने काउंसिल को घायल किया था वो कहते हैं कि मैं ही किलर का सस्पेक्ट हूँ जिस पर वो यकीन कर सकता है और जिसको उसने देखा था और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चेहरे पर ही भरोसा करेगा। काउंसिल को दिखाते हैं जो कहता है कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये वही है जिसने मुझ पर हमला किया था, लेकिन हमें इसके खिलाफ कुछ भी मिला नहीं। तो मुझे लगा शायद वो मेरा भरम है। और आपको ये फुटेज कहाँ से मिली? मुझे तो लगा था ये किसी भी कैमरा में नहीं आया है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ये इतना आम क्यों है? अब जरूरी ये है कि हम उसको अब जानते हैं, उसके चेहरे को हमने देखा है और हमारे लिए अब इतना ही काफी है। जनरल मैनेजर कहते हैं कि हम इसे आज ही टेलीकास्ट कर देते हैं, इससे हमें और ज्यादा लीड मिलेगी। और वहाँ एक एम्प्लॉय से कहता है कि जाओ और प्रोड्यूसर को बुला कर लाओ। फिर हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो पागलों की तरह झूम कर ओएनजू के पास आ रहे होते हैं। ओएनजू खुद के लिए कॉफी बना रही होती है। ओएनजू के पास आते हैं तो ओएनजू पूरी तरह से डर जाती है। वो कहते हैं क्या तुमने डब्ल्यू देखा? तो ओएनजू कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं। तो वो कहते हैं कि वो वापस आ गया और सुमो द ग्रेट वो वापस आ गया है। और जैसे ही वो बेवकूफ ओएनजू गायब हुई, सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ गया है। और ओएनजू से कहते हैं क्या तुमने अभी तक डब्ल्यू नहीं पढ़ा? तो ओएनजू कहती है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि सच कहूँ तो मेरा दिल रो रहा था क्योंकि डब्ल्यू बर्बाद हो रहा था। और सच कहूँ तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। और सच कहूँ तो मुझे वो स्टोरी कचरा लगने लगी थी, बच्चों की तरह उनका फजूल सा प्यार। लेकिन अभी तुम्हारे पिताजी को सब कुछ समझ आ गया, वो सब कुछ एक बुरा सा सपना था। अब काउंसिल किलर को पकड़ेगा, उसको सजा देगा और फिर वो यून सयानी की सेक्रेटरी से शादी कर लेगा। और ये सब कुछ सोच के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वो सब कुछ ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? और उनको मेरा एक मैसेज देना, उनको कहना कि ज्यादा टेंशन मत लें, उनके फैंस उनकी राह देख रहे हैं। ठीक है? तो एंजू कहती है कि ठीक है और फिर खुश होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब आएगा मजा, अब काउंसिल करेगा यूनसुई से शादी। फिर वो रुकते हैं और कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, ये किलर का चेहरा तुम्हारे डैड की तरह क्यों लगता है? वो दोनों एकदम सेम क्यों लगते हैं? तो एंजू कहती है कि क्या? और फिर प्रोफेसर कहते हैं कि वाह, खूनी का चेहरा तुम्हारे पिताजी से मिलता है, ये डब्ल्यू तो मुझे पागल कर देगा। और इसके बाद प्रोफेसर डब्ल्यू चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और एंजू कॉमिक पढ़ती है और फिर सुबोंग को कॉल करती है और कहती है क्या ये हैप्पी एंडिंग हो गई? तो सुबोंग कहता है कि नहीं, ये भी एंडिंग नहीं है, ये तो फर्स्ट वॉल्यूम है, इसकी एंडिंग की अभी 4 वॉल्यूम बाकी हैं। तो एंजू कहती है कि कैसे हैप्पी एंडिंग होने वाली है? तो सुबोंग कहता है कि हम उनको क्लू दिए हैं ताकि वो किलर को ढूंढ सके अपनी ब्रॉडकास्ट की मदद से। फिर इसके बाद हमें एक स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर किलर की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि ये वही शख्स है जिसने काउंसिल पर हमला किया था और ये देखने में तो इसकी उम्र 50 से 60 साल लगती है। और किलर के बारे में पूरी तरह से बताता है कि उस दिन उसने क्या पहना हुआ था और वो क्या लगता है। और जितने लोग भी ये चैनल देख रहे हैं वो इसके बारे में हमें बता सकते हैं। और फिर दिखाते हैं कि पुलिस आती है और किलर को पकड़ लेती है। और फिर वो कहते हैं कि इसके कोई दुश्मनी थी काउंसिल के डैड से और वो मेंटल पेशेंट भी था। और फिर किलर के घर से पुलिस सब कुछ छानबीन करती है और उसको सब कुछ मिल जाता है जिस खंजर से उसने काउंसिल को मारा, काउंसिल की फैमिली की फोटोज और बाकी सब कुछ भी। फिर इसके बाद हमें किलर के पास काउंसिल और इन्वेस्टिगेटर को दिखाया जाता है। इन्वेस्टिगेटर काउंसिल से कहता है कि मैं आपको उसके साथ थोड़ा सा वक्त दे सकता हूँ। तो काउंसिल कहता है कि कोई बात नहीं। इन्वेस्टिगेटर वहाँ से चले जाते हैं। काउंसिल किलर के पास आकर बैठा है तो वो कहता है कि मैंने ही उन सबको मारा है और मैं हमेशा से ही तुम्हारे उस घमंडी बाप से नफरत करता था। मैं तकरीबन 5 साल बाद उस दिन से एक दिन पहले बार में तुम्हारे बाप से मिला और उसका बर्ताव बहुत ज्यादा घमंडी था, इसी वजह से मैंने उसको मार दिया। और पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप को मारना चाह रहा था और पता नहीं क्यों मैंने सबको मार दिया। अगर उस दिन तुम भी होते तो मैं तुम्हें भी मार देता वहीं पे। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी पकड़ा जाऊंगा, लेकिन उस प्रोसिक्यूटर ने तुम पर ही इल्जाम लगा दिया। या तो वो लोग बेवकूफ थे या फिर वो तुम्हें ही फंसाना चाह रहे थे, लेकिन जो भी हो मैं तो बच गया। और किसने सोचा था कि तुम्हें 10 साल लगेंगे? परेशान करने वाली बात है, इसलिए तुम्हें चतुर बुलाकर तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम मरे नहीं, तुम्हें भी उसने मर ही जाना चाहिए था और शायद तुम्हें गोली से मारना चाहिए था। अगर वो इतना ही कहता है, काउंसिल को गुस्सा आता है और काउंसिल उसे हिट कर देता है। और फिर इसके बाद काउंसिल किलर को बहुत ज्यादा मारता है। बॉडीगार्ड और पुलिस वाले आते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। फिर हमें रंजू के डैड को दिखाते हैं जो सुबोंग से कहते हैं कि ये भी अंत नहीं है, खूनी को कॉमिक में ही मरना चाहिए वरना हम उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो सुबोंग कहता है क्या काउंसिल किलर को मारेगा? तो रंजू के डैड कहते हैं कि लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं है, एक विलेन ही दूसरे विलेन को मारता है। फिर उसके बाद हमें हांजल होक दिखाया जाता है जो न्यूज देख रहा होता है। रिपोर्टर कहता है कि आपको काउंसिल की फैमिली के बारे में पता ही होगा जिसको एक ही बार में मार दिया जाएगा और अब ये
मर्डर हिस्ट्री जल्दी ही सॉल्व होने वाली है। और अभी साजिद को पूरे 10 साल और 2 महीने हो चुके हैं और सस्पेक्ट ने मान लिया है कि उसने ये सब कुछ किया है। कांग्रेसमैन आंचल से कहते हैं कि उसने कन्फेस कर लिया है तो इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। आंचल को कहता है कि कांग्रेसमैन आप इस बात पर यकीन मत कीजिए, मुझे पता है कि काउंसिल ने इसको पैसे दिए होंगे झूठ बोलने के लिए। तो वो कहते हैं कि देखो सब कुछ खत्म हो चुका है, काउंसिल तुम्हें हरा चुका है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम रिजाइन दे दो। तो आंचल को कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं इतना सब कुछ करने के बाद। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी वजह से हम सब डूबना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तुम अकेले ही डूबो। अब क्योंकि आंचल ने प्रेसिडेंट बनने का अपना चांस खो दिया था तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो आंचल कहता है कि ये लोग चाहते हैं कि अब मैं रिजाइन करूं। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि मैं बोल रहा हूँ और वहाँ पर हमारे लड़के कैसे हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके हाथ में एक फॉल्स कन्फेशन दे दिया जाता है कि काउंसिल ने उसको झूठ बोलने पर मजबूर किया है। फिर आंचल लोगों को दिखाते हैं जो न्यूज देख रहा होता है। वहाँ पर एक लड़का कहता है कि उन्होंने हमें ये सब कुछ करने के लिए कहा था, उन्होंने हमें मारने के लिए नहीं था, लेकिन उसकी तरह ही मिलता जुलता था और ऐसे काम हमें मिलते रहते हैं और फेक न्यूज का आइडिया भी उन्हीं का था। तो जनरल मैनेजर से पूछते हैं कि मुझे बताओ ये ऑर्डर तुम्हें किसने दिए थे। तो वो कहता है कि आंचल मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहता है। फिर आंचल टीवी बंद कर देता है। आंचल के पास एक एम्प्लॉय खड़ा होता है। वो कहता है क्या ये सब कुछ सच है। तो आंचल बस हंसने लगता है। फिर उसके बाद पुलिस आंचल को अरेस्ट कर लेती है। सारी मीडिया से पूछती है कि आपने ये सब कुछ ऐसे क्यों किया। यहाँ हम देखते हैं कि अभी सुबह ओएनजी को ये सारी कहानी बता रहा होता है। वो कहता है कि इस तरह से किलर मर जाता है, आंचल को जेल हो जाती है और अच्छाई की जीत होती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये काम करेगा और क्या ये लोगों को पसंद आएगा। तो ओएनजी कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि शायद लोगों को पसंद आ जाए। तो सुबह कहता है कि शाबाश, ये सब कुछ खत्म होने के बाद मैं आराम से सोऊंगा और अगर पहले ही ये सब कुछ कर लिया होता तो आज जो हुआ है वो ना होता। तो ओएनजी कहती है क्या यही एंड है और लास्ट सीन क्या होगा। तो सुबह कहता है कि हाँ वो जो प्यार का एंगल है उसको भी बैकअप करना होगा कुछ करके। तो ओएनजी कहती है कि वो कैसे और क्या वो यूनसुई से शादी कर लेगा। तो सुबह कहता है कि अरे नहीं नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। फिर हमें काउंसिल को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में आता है। तो वहाँ पर एक लेटर होता है, वो यूनसुई की तरफ से होता है। यूनसुई कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई, तुम जो चाहते थे वो हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस वक्त में मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेटर पढ़ने के बाद वो यूनसुई को कॉल करता है। उसको कहता है कि तुमने मुझे इतना अच्छा लेटर क्यों भेजा। फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और उसके पास जाता है। यूनसुई जा रही होती है तो काउंसिल उसको आवाज देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। काउंसिल बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तो बॉन्ग कहता है कि हम बस इतना ही बताएंगे कि उन दोनों के बीच में बात बन सकती है और यहीं पर ही एंड कर देंगे। ओएनजी ये सुनकर कुछ भी नहीं कहती। तो बॉन्ग कहता है कि हेलो क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। तो ओएनजी कहती है कि हाँ समझ गई। तो सुबोंग कहता है कि हाँ अगर समझ गई हो तो थोड़ा जल्दी जवाब दे दो, इतना सोच के जवाब देने की क्या जरूरत है। और एंजू कहती है कि मुझे बहुत अकेला लगता है सुबोंग, उस दुनिया में किसी को याद ही नहीं कि मैं कौन थी और इस दुनिया में किसी को पता ही नहीं कि मुझ पे क्या बीती है। फिर सुबोंग से कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैंने कल रात क्या किया है। फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एंजू कॉमिक स्टोर से बुक्स लेकर आती है। जब वो काउंसिल से पहली मरतबा मिली थी उसके भी सारे पिक्चर्स निकालती है। जब उसने काउंसिल को किस की थी वो भी पिक्चर बाहर निकाल लेती है। फिर एंजू अपने विंडो पे फर्स्ट पिक्चर लगाती है जब उसने काउंसिल की जान बचाई थी। फिर सेकंड पिक्चर पे जब काउंसिल ने एंजू को गोली मारी उसके बाद वो कहता था कि मैंने बीती बातों को भुलाना चाहता हूँ, उसे दोस्ती कर लेता है। और फिर पिक्चर लगाती है जब ओएनजी ने काउंसिल को सब कुछ बता दिया था कि वो लोग कॉमन वर्ल्ड में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर लगाती है कि जब उसने काउंसिल को पानी में देखा था। उसके बाद जब काउंसिल ने रियल वर्ल्ड में आकर ओएनजी को किस की थी उसकी पिक्चर लगाती है। जब काउंसिल ने ओएनजी के बाल बांधे थे उसके भी पिक्चर लगाती है। और फिर जब काउंसिल ओएनजी का सर अपने कंधे पर रखकर कहता है कि हमें ऐसे करना होगा वो वाली पिक्चर लगाती है। फिर जब काउंसिल ने ओएनजी के शू लेसेस बांधे थे वो वाली पिक्चर लगाती है। काउंसिल कहता है कि ये ऐसी छोटी चीज है जो हमने एक साथ की है। फिर ओएनजी चेयर पर बैठकर वो सारी पिक्चर्स देखने लगती है। ओएनजी की मॉम आती है और कहती है कि थोड़ा सा फ्रूट खा लो और वो देखती है कि ओएनजी ने पिक्चर्स लगाई हुई होती हैं। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो, अब तुम बच्ची नहीं रही और ये सब कुछ निकाल दो, ये अच्छा नहीं लग रहा है और ये सब कुछ क्यों लगा रही है, अपने रियल बॉयफ्रेंड की पिक्चर्स लगाओ ना। और ओएनजी की मॉम ये कहकर वहां से चली जाती है और ओएनजी रोते हुए वो सारी पिक्चर्स देख रही होती है। और फिर वो सुबोंग से कहती है कि ये फनी है ना। ऐसे में तो डॉक्टर्स अंदर आते हैं तो वो कहती है कि ठीक है सुबोंग मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। फिर ओएनजी हॉस्पिटल के बेडरूम में जाती है, वहाँ पर एक कॉमिक बुक पकड़ती है और कहती है कि डायरेक्टर खान तुम ठीक तो हो ना और मेरा हाल तो बहुत बुरा है, तुम कुछ तो हो ना। और मैं तो रोज से तुम्हें अभी इतना कहती है साथ ही एक डॉक्टर अंदर आ जाते हैं। तो जो कॉमिक बुक को अपने मुंह पर रख लेती है तो वो कहते हैं क्या तुम सोने जा रहे हो। तो जो कहती है कि हाँ बस 10 मिनट। तो वो कहता है क्या तुमने खाना नहीं खाना। और चलो ठीक है फिर तुम बाद में आ जाना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जो कॉमिक बुक अपने मुंह पर रखे ही बहुत ज्यादा रो रही होती है। इतना में एक अनाउंसमेंट होता है कि कोड ब्लैक इमरजेंसी है, बहुत सारे लोगों को शूट किया गया है। सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर आए। जो फौरन चलती है और जाने लगती है। वो लिफ्ट में एक डॉक्टर से पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो कहते हैं क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, एक टीवी चैनल वाला को किसी ने आकर शूट कर दिया है। तो एंजू कहती है क्या स्टूडियो में। फिर एंजू यूनसुई और बॉडीगार्ड को देखती है। तो एंजू कहती है कि आखिर हो क्या रहा है, मैं फिर से यहाँ पर कैसे आ सकती हूँ। फिर एंजू न्यूज देखती है जहाँ पर वो कहता है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग अभी भी जख्मी हैं। तकरीबन शाम के 6 बजे एक आदमी डब्ल्यू स्टूडियो में घुसा और सब पे फायरिंग करने लगा और सस्पेक्ट को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी अभी उसको पकड़ा नहीं गया और इस स्टूडियो के प्रोड्यूसर को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तकरीबन वहाँ पर 23 लोग उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे
और उस शख्स ने तकरीबन 5 मिनट में इन सबको शूट कर दिया। तकरीबन 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग अभी भी जख्मी हैं और अभी वो सब हार्वर्ड हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए हैं। हीरोइन जो वहाँ से भागते हुए पेशेंट्स की तरफ जाती है, ओरेंज जो दूसरी तरफ जाने लगती है, इतने में काउंसलर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ओरेंज जो काउंसलर को देखती है, तो काउंसलर ओरेंज का हाथ पकड़ते हुए से एक पेशेंट के पास लेकर जाता है और कहता है कि तुम पहले इसे देखो, इसके पाँव पर चोट लगी है, तुम इसका इलाज कर दो। तो ओरेंज जो बस काउंसलर को देख रही होती है। ओरेंज जो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, तो काउंसलर उसका नाम बताकर कहता है कि ओरेंज जो क्या तुम मुझे सुन रही हो, और गुस्से से कहता है कि मुझे बताइए क्या आप बहरी हैं। तो ओरेंज उसको देखती है और कहती है कि मैं अभी आती हूँ। फिर ओरेंज जो ट्रीटमेंट के लिए चीजें लेके आती है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। काउंसलर उसके पास आता है और कहता है कि अब ये कैसी है। तो ओरेंज जो कहती है कि घाव इतना गहरा नहीं है, इसका ऑपरेट करना होगा, ज्यादा खून नहीं हुआ है, इस वजह से ये आउट ऑफ डेंजर है। तो काउंसलर कहता है कि तुम पर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना। तो ओरेंज कहती है क्या तुम भी इंजर्ड हो। काउंसलर कहता है कि नहीं। ओरेंज कहती है कि जो न्यूज में बताया वो। तो काउंसलर कहता है कि वो गलत रिपोर्ट है। फिर काउंसलर ओरेंज के गले पे रिंग देकर कहता है कि तुम मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने वो रिंग ड्रॉप की थी। तो एंजो काउंसलर को देखने लगती है। काउंसलर कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तो एंजो कहती है कि मैं नहीं जानती मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर इसके बाद वहाँ पर यूनसुई आ जाती है। काउंसलर उससे पूछता है कि जनरल मैनेजर कैसे हैं। तो वो कहती है कि उन्हें ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सुबह को दिखाते हैं जो खाना लेकर एंजो के डैड के घर में आता है और कहता है कि बॉस अब खाना खा लीजिए। वो एंजो के डैड के ऑफिस में आता है, देखता है कि एंजो के डैड टाइम पे अपना मुंह रखे सो रहे होते हैं। वो कहता है कि बॉस मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, क्या ये सो गए हैं। इतना नहीं एंजो के डैड कहते हैं कि सुबह क्या ये तुम हो। तो सुबह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, उनका चेहरा पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। वो कहते हैं कि सुबह के मैं हूँ, जिस तरह से पहले किलर बात करता था आप ओरेंजो के डैड बात करते हैं। सुबह उन्हें देखकर नीचे गिर जाता है। ओरेंजो के डैड कहते हैं कि मेरा चेहरा चला गया। सुबह बस ओरेंजो के डैड को देखकर चिल्ला रहा होता है। ओरेंजो के डैड कहते हैं कि सुबह मेरी मदद करो, मेरा चेहरा उसने छीन लिया है। फिर ओरेंजो के डैड सुबह का हाथ लगाते हैं तो सुबह बेहोश हो जाता है। इतने में इनको टैब से आवाज आती है कि बैठ जाओ। ओरेंजो के डैड उसको सुनकर बैठने चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिपोर्टर किलर की पिक दिखाता है, कहता है कि ये वही है जिसने काउंसिल पर हमला किया था। और फिर हम देखते हैं कि काउंसिल और बॉडीगार्ड सभी स्टूडियो में भी मौजूद होते हैं। जैसे ही वो रिपोर्टर कहता है कि न्यूज देखने वालों में कोई भी हमें इसके बारे में बता सकता है, इतने में उन्हें कोई शूट करता है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो सभी कहने लगते हैं कि इसको क्या हुआ है। और फिर जब दूसरा एम्प्लॉय रिपोर्टर को देखने के लिए जाता है तो उसको भी शूट कर दिया जाता है। फिर इतने में ही वो आदमी सबको शूट कर देता है। फिर वो आके रिपोर्टर से माइक लेकर कहता है कि कांचू मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे देख रहे होगे, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना। तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हें अपना चेहरा दिखा दूं। 10 साल तक मुझे ढूंढने से तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी ना, मेरी भी हालत खराब हो गई थी, मुझे तुम्हें देखना था। और फिर कहता है कि ये मैं हूँ, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद आया। मुझे तो बहुत पसंद आया और चलो एक बार तो मिलना ही होगा। और सभी कैमरास पर शूट करता है, वहाँ से चला जाता है और इन जो दिखाते हैं जो न्यूज देख रही होती है। रिपोर्टर कहता है कि जिसने इस स्टूडियो पर हमला किया था उसकी पहचान हो चुकी है। उसका चेहरा दिखाता है और कहता है कि ये तकरीबन 60 साल का है, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इसके बारे में जानने के बाद बहुत से लोग अब इसके पीछे लगे हुए हैं। इतने एक को दिखाते हैं जहाँ पर दरवाजा बनता है, वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ से पुलिस अंदर आती है, वहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमारी मदद करो। फिर हमें काउंसिलर ओरेंजो को भी दिखाते हैं जो इन सबसे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।